नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी की लिखी एक और खूबसूरत मनोवैज्ञानिक कहानी, जिसका शीर्षक है वह ज़रूर आएगा। शिखा, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। शिखा की मम्मी ने शाम को उसके स्कूल से लौटने के बाद अप्रत्याशित खुशी देते हुए कहा। पापा पास में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। शिखा ने चकित भाव से पूछा, क्या लाए हैं पापा मेरे लिए आप? आओ चलो, चलकर देखो उधर क्या लाए हैं। उसके पापा बंगले के बाहरी बरामदे की सीढ़ियां उतरकर पार्श्व में बने गैराज की ओर शिखा को अपने साथ ले आए। वह वहां पहुंचकर खुशी से उछल पड़ी, चहकते हुए बोली, अरे वाह, आपने तो बड़ी जल्दी अपना वायदा पूरा कर दिया पापा, आप कितने अच्छे हैं। उसके पापा ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह यदि 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेगी तो वह उसे हायर सेकेंडरी में उसके शौक की चीज़ रेसर साइकिल और सीनियर सेकेंडरी में स्कूटी लेकर देंगे। वह इस वर्ष 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। ऐसे प्यारे प्यारे उपहार और बेटी की सफलता से खुश होकर उसे पुरस्कार देना प्रोफेसर अनंतपाल सिंह और उनकी पत्नी चंद्रिका कभी नहीं भूलते थे। उसने साइकिल पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। प्रोफेसर अनंतपाल ने पूछा, पसंद आई ना? हाँ पापा, बहुत अच्छी है। फिर उसने अपनी मम्मी से मुखातिब होकर कहा, मम्मी जल्दी से चाय नाश्ता दे दो, इसे आज ही चला कर देखूंगी। अनंतपाल सिंह ने स्निग्ध स्वर में कहा, अभी शाम को रहने दो बेटी, कल सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करना। सुबह के समय सड़क पर भीड़ भाड़ कम होती है, गाड़ियाँ वगैरह भी कम ही निकलती हैं। तो ठीक है, फिर कल सुबह जल्दी उठाने की जिम्मेदारी आपकी। अभी मैं होमवर्क भी कर लेती हूँ, कल ही ठीक रहेगा। हाँ हाँ, उसकी तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें उठा देंगे जल्दी। अब चलो हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो। चंद्रिका ने लाड से कहकर उसकी पीठ थपथपाई। अगली सुबह शिखा को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी नींद अपने आप बहुत जल्दी खुल गई। एक उमंग उत्साह के साथ वह गैराज के उस हिस्से में आई जहां उसकी नई नवेली साइकिल रखी थी। उसने उस पर से पैकिंग के कागज़ और पॉलीथीन आदि जल्दी जल्दी हटाए और उसे लेकर बंगले का फाटक खोल बाहर सड़क पर निकल आई। विश्वविद्यालय परिसर के नज़दीक बने इस बंगले के सामने इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल है। हॉस्टल की बालकनी पर 3-4 छात्र बैठे पढ़ रहे थे। उन लोगों ने शिखा को साइकिल लेकर बाहर निकलते देख लिया था। अब उनका ध्यान किताबों में कम और सड़क पर ज़्यादा था। उस वक्त सड़क शांत थी और लोगों व गाड़ियों का आवागमन भी कम था। शिखा अपनी साइकिल पर फर फर उड़ रही थी। नई साइकिल पाकर उसका मन तरंगित हो रहा था। बालकनी में बैठे छात्रों में से 2 ने अपनी कॉपी किताबें बंद करके एक तरफ रख दी। उनमें से एक ने अपनी और दूसरे ने दोस्त की साइकिल ली और बाहर निकलकर शिखा के नज़दीक चले आए। उन्हें शरारत सूझ उठी थी। वे उसके पास पास जग जग ढंग से साइकिल चलाने लगे। शिखा को अभी इतना अच्छा अभ्यास नहीं था, इसलिए संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए वह बोल उठी, ए मिस्टर, यह सब नहीं, फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मैं गिर जाऊंगी ना। ओके तो ठीक है, सीधे सीधे चलाएंगे, रेस हो जाए। अरे बाबा, समझ में नहीं आता क्या? जब प्रैक्टिस ही नहीं है अभी ठीक से चलाने की तो रेस क्या खाक होगी। तो ठीक है, फिर कभी सही। वे दोनों हंसकर चले गए। शिखा से उन लोगों का कोई सीधा परिचय नहीं था। हाँ, उन्होंने उसे अक्सर आते जाते ही देखा था और वे लोग इस बात को जानते थे कि वह अनंतपाल सिंह जी की बेटी है, जो विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं। कुछ ही दिनों में शिखा ने साइकिल चलाने का अच्छा खासा अभ्यास कर लिया। हॉस्टल की बालकनी में सुबह सुबह बैठे पढ़ रहे छात्रों और शिखा में अक्सर मुस्कानों का आदान प्रदान हो जाया करता था।
कई बार वे दूर से ही हाथ हिलाकर और कभी कभी अंगूठा व तर्जनी वर्तुल में मिलाकर प्रशंसा का भाव भी व्यक्त करते थे। उनकी शरारतों पर शिखा को मन ही मन हल्का सा गुस्सा भी आता, किंतु निसंदेह उसका उत्साह दुगना हो जाता था। एक दिन जब शिखा सुबह ही सुबह अपनी साइकिल लेकर बाहर निकली तो देखती क्या है कि सामने सड़क पर कुछ दूरी तक कोलतार और सफ़ेदे आदि के ड्रम व टूटे ट्री गार्ड इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे करके रखे गए हैं। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर और हॉस्टल के बीच की इस सड़क का यही फायदा है कि इधर से ट्रक ट्रॉली आदि ज्यादा नहीं गुजरते। आगे जाकर ये सड़क मुख्य सड़क में मिल जाती है। उतनी दूरी तक ड्रम इस तरह पड़े देखकर शिखा समझ गई कि ये लड़कों की ही शरारत है, इसलिए उसकी निगाह बालकनी की तरफ उठ गई। लड़कों ने हाथ हिलाकर एक स्वर में कहा, ये तो हर्डल्स हैं, हमने पैदा किए हैं, जरा इनके बीच से साइकिल गुजारिए तो पता चलेगा प्रैक्टिस अच्छी हुई है कि नहीं। शिखा ने उन्हें एक हल्के क्रोध के साथ देखा, फिर भी इसे उसने एक चुनौती की तरह लिया। उसके इस तरह देखने पर उनमें से एक बोला, अब हर्डल्स फेस करने की आदत तो होनी ही चाहिए ना, इस तरह खाली सड़क पर तो सभी चला करते हैं। ऐसा कहने के साथ ही फिर उन्होंने अंगूठा सीधा खड़ा करके उसे कामयाबी के लिए शुभकामना दी। शिखा ने धीमे से मुस्कुराकर यह सब स्वीकार कर लिया और वह उन ड्रमों आदि के बीच से गुजार कर उनसे बचते बचाते साइकिल चलाने लगी। उसे रोज की तरह कुछ एयरफोर्स के जवान भी अपनी नीली वर्दी में इधर से निकलते दिखाई दिए। वे हमेशा इसी वक्त इधर से निकलते हैं, इसलिए अब उनसे भी परस्पर मुस्कानों का आदान प्रदान हो जाता है। आज उसे ड्रमों के बीच साइकिल चलाते देख वे हंसकर हाथ हिलाते हुए निकले तो शिखा ने भी प्रत्युत्तर दिया। लड़की कम उम्र से ही पुरुषों की नज़रों को खूब पहचानने लगती है। ईश्वर ने शिखा को भी इसकी खास सामर्थ्य दी है। इसी सामर्थ्य की बदौलत उसने भी जान लिया था कि उन छात्रों और एयरफोर्स के इन नौजवानों की मुस्कानें निर्मल और स्वच्छ हैं। शिखा अपने मम्मी पापा की तरह हंसमुख, मिलनसार और सामाजिक है। वह अल्हड़ और सहज है। उसके यहाँ सहेलियों का मजमा लगा रहता है। हंसी ठहाके और सहेलियों से चुहलबाजी उसका खास शौक है। वह अपना जन्मदिन खूब रौनकदार मनाती है। उसके एक बड़ा भाई है अर्जुन, जो इन दिनों एनडीए की ट्रेनिंग ले रहा है। इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। अनंतपाल सिंह और उनकी पत्नी चंद्रिका अपने दोनों बच्चों को बेहद प्यार करते हैं। इस परिवार में जीवन धारा एक सतत प्रवाह में बह रही है। इन बातों को 2-2.5 महीने ही गुजरे होंगे कि अचानक एक दिन शिखा की दूर के रिश्ते की एक विधवा बुआ जी का टेलीग्राम आया। वह अपने अकेलेपन से ऊब गई थीं और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आ रही हैं, इसलिए फलां तारीख को उन्हें स्टेशन लेने जाने का फरमान आया था। अनंतपाल सिंह अपनी बेटी के साथ उन्हें लेने स्टेशन गए। भाई से खूब गदगद भाव से मिलने के बाद जब उनकी नज़र शिखा पर पड़ी तो वह उसे पहचान नहीं पाई। पहचानती भी कैसे, बहुत छोटेपन में उन्होंने उसे देखा था, इसीलिए अब कौशार्य के निखार से निखरी शिखा को देखकर पूछ बैठी, अरे अनंत, मैंने इन्हें नहीं पहचाना, ये कौन है? लो जी, इसे नहीं पहचाना तुमने? यह शिखा है, तुम्हारी लाडली भतीजी। बड़ी हो गई है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही हो। ओहो, उनकी आंखों में चमक और हैरानी दोनों थी। यह इतनी बड़ी हो गई? मेरे दिमाग में तो इसकी छुटपन की छवि ही थी अब तक। देखा, सालों नहीं मिलते तो ऐसा ही होता है। अनंतपाल हंस दिए। शिखा को जाने क्यों अच्छा लगा बुआ का उसे न पहचान पाना। इसी के साथ उसे अपने छोटे से बड़े हो जाने का एहसास भी हुआ था और अपने अस्तित्व की एक खास पहचान का बोध भी। उसने एक खुली खुली मुस्कान के साथ बुआ जी को झुककर प्रणाम किया। रास्ते भर बुआ जी खूब बोलती हुई आई। शिखा और अर्जुन के बारे में खूब बातें पूछती रहीं। कम उम्र में ही विधवा हो जाने के कारण उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, पर औरों के बच्चों के गुण दोषों पर उनकी बड़ी पैनी नज़र रहती है। यही नहीं,
वह उनके माँ बाप को यह बताने से भी नहीं चूकती कि बच्चों को किस ढंग से पाला पोसा जाए जिससे वे ठीक रहें। उपदेश देने में माहिर हैं, पर निंदा और चुगली से उन्हें बेहद प्रेम है। दिखने में वह बड़ी शालीन और सभ्य लगती हैं। व्यक्तित्व ऐसा है कि हर कोई उनके सामने ज़बान खोलने से घबराता है। मन में उनका एक आतंक अपने आप बन जाता है और उनके सामने कोई अन्य दूसरे की निंदा करने में भी हिचकिचाता है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली क्षति वह किसी को नहीं पहुंचाती। यह और बात है कि लगातार उनके प्रति मन में बना रहने वाला खौफ अपने लंबे असर में परिजनों की तंत्रिका तंत्र में आवेग संवहन में लगातार गड़बड़ी पैदा करने का एक कारण हो सकता है। चंद्रिका ने अपनी ऐसी दमदार ननद का सहज भाव से खूब स्वागत सत्कार किया। बुआ जी खूब खुश हो गई। कुछ ही दिनों में वह घर में ऐसे रहने लगी जैसे उनकी ज़रूरत सबको है, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं। अड़ोस पड़ोस में सबके यहाँ मिलना जुलना शुरू हो गया था उनका। वह सबकी कमज़ोरियों को बड़ी बारीकी से पकड़ती हैं और मौके पर उसे शर्मिंदा करने से नहीं चूकती। किसी की भी साधारण बात को भी इस ढंग से उद्घाटित करती हैं मानो वह बहुत भेद भरी बुरी बात हो, और उसे उतना ही तूल दे डालती हैं। दिन भर में जब तक किसी की कोई नई बात सुन न ले उन्हें नींद नहीं आती। कुछ झूठी बातों को नमक मिर्च मिलाकर इस तरह पेश करती हैं कि सच्ची लगने लगती हैं। शिखा को उनका यह सारा रवैया बिल्कुल रुचिकर नहीं लग रहा था। वह यथासंभव उनसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, पर बुआ जी उसकी हर बात पर नज़र रखे थीं। उन्हें उसका खिलंदरापन, फूटी आँख नहीं सुहा रहा था। बुआ जी हालांकि थोड़े दिनों के लिए ही आई थीं, पर यहाँ की आबो हवा उन्हें बेहद रास आ गई थी शायद। इसीलिए उनके 10-15 दिन धीरे धीरे सरक कर महीनों में बदल गए। बुआ जी को यह ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शिखा छुट्टी के दिन अपनी सहेलियों का मज़मा लगाए बैठी रहती है या फिर सुबह शाम अपनी साइकिल लेकर बाहर खुली हवा में निकल जाती है। शिखा उनके हाथ किसी भी तरह नहीं लग रही थी। इससे वह मन ही मन और ज़्यादा उसके विरुद्ध हो गई थी। उन्होंने एक दिन चंद्रिका से टीका टिप्पणी करते हुए कहा, अरे चंद्रिका, तुम्हारी लड़की का पैर तो घर में ज़रा भी नहीं टिकता। बस या तो सहेलियों से गपाती रहती है या उड़ती फिरती रहती है। मैं कहती हूँ इसे घर के कामकाज भी सिखाओगी या नहीं? कल को अपने ससुराल जाएगी तो घर कैसे संभालेगी? चंद्रिका ने हंसकर कहा, जी आप चिंता मत कीजिए, सिर पर जिम्मेदारी पड़ती है तो सब सीख जाते हैं। बुआ जी अपने भाई से शिकायत करती तो वह भी हंसकर टाल देते। एक दिन बुआ जी के हाथ जैसे बड़ा भारी सुराग लग गया। उन्होंने एयरफोर्स के नौजवानों को शिखा से टाटा करते हुए देख लिया था, और यह भी देख लिया था कि शिखा सुबह सुबह जब साइकिल लेकर निकलती है, कुछ छात्र सामने हॉस्टल की बालकनी में बैठे पढ़ते होते हैं, और अक्सर शिखा और उन लोगों के बीच मुस्कानों का आदान प्रदान भी होता है। उनके हाथ जैसे सहसा कोई रहस्य लग गया। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने भाई भौजाई के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने अनंतपाल से कहा, भैया, शिखा को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जानती हूँ तुम्हारे लिए तो वह हमेशा बच्ची ही रहेगी, पर वह जवान हो रही है। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि सामने के कुछ लड़के बालकनी में बैठे रहते हैं। शिखा उन्हें देखकर मुस्कुराती है। अनंतपाल ने हंसकर कहा, जी मैं जानता हूँ यह सब बातें, पर तुम जैसा सोचती हो वैसे कुछ भी नहीं है। शिखा अल्हड़ और मस्त है। उन स्टूडेंट्स के मन में भी कोई खोट नहीं है। उन लोगों में उम्र का खिलंदरापन है। आप इसे इस ढंग से मत लीजिए। शिखा को अंदर नहीं बिठाया जा सकता। फूलों को खिलने के लिए धूप, पानी, हवा सब चाहिए होता है। जी तुम्हारी यह सब बातें मुझे समझ में नहीं आती अनंत। तुम कविता करते रह जाओगे और लड़की हाथ से निकल जाएगी, फिर हाथ मलोगे। अनंतपाल लंबी सांस खींचकर चुप रह गए। ऐसे जब बात नहीं बनी तो बुआ जी ने अब सीधा संपर्क शिखा से ही स्थापित किया और उसे यह ताकीद करने की कोशिश की कि वह घर से बेमतलब बाहर न निकले। शिखा ने मन ही मन सोचा,
जो कुछ बुआ जी ने अपने बचपन में सीखा है वही सब उसे सिखाने समझाने की कोशिश कर रही हैं। ज़बरदस्ती वह सब बातें मुझ पर थोपना चाहती हैं। वह प्रगट में हंसकर बोली, बुआ जी अब तो आपको भी नए ज़माने की कुछ बातें सीखनी होंगी। लड़की की धृष्टता पर बुआ जी ने आंखें फाड़कर उसे देखा। बुआ जी के भीतर जो संस्कार कूट कूट कर भरे थे, जिन संस्कारों ने उन्हें गढ़ा था, उनसे वह बाहर नहीं आ पाई। उनकी भावनाएं और संवेदनाएं कुंठित थीं। वह यह बात कहाँ जानती हैं कि अनात्मीयता, अमित्रता ही तो ऐसी कुंठाओं को जन्म देती है। उन्होंने रात के खाने के बाद भाई को कॉफी देते हुए फिर कहा, अनंत, लगता है तुम और चंद्रिका दोनों ही नहीं समझते इस बात को कि इस उम्र में लड़कियों का ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी मानो तो लगाम कसकर रखो। जी, यदि मैं कहूँ कि इस उम्र में लड़की पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए, बल्कि उसे अपने विश्वास में लेना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि उस पर विश्वास किया जाए। वैसे भी मेरी बेटी अविश्वास के लायक नहीं है। अनंतपाल ने वातावरण को हल्का बनाने के लिहाज से हंसी हंसी में ही ये बात कह दी थी। बुआ जी के भीतर इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। वह और ज्यादा विरुद्ध हो उठी और शिखा को रोक कर बिठा देने के लिए और ज्यादा आमादा, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। इधर उनके भीतर की खलिश बढ़ती जा रही थी। इसी बीच इस परिवार में एक सांघातिक घटना घटी। अनंतपाल सिंह जी की कार एक्सीडेंट में असामयिक मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया, खास तौर पर शिखा और चंद्रिका को। घर भर में रोना पीटना मच गया। अर्जुन की ट्रेनिंग इस दौरान पूरी हो चुकी थी और उसकी पहले नियुक्ति भी हो गई थी। कारगिल युद्ध के समय उसे बॉर्डर पर भेज दिया गया था। उसके बाद उसका पहला प्रमोशन भी हो चुका था। अब वह कैप्टन हो गया था। उसे तार देकर बुलाया गया। पिता के देहांत से उसे भी बहुत सदमा पहुंचा, किंतु उसके लिए शोकग्रस्त होकर बैठे रहना मुमकिन नहीं था और अब तो उसका अपने काम पर लौटना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। जिंदगी को तो अपनी ही रफ्तार से चलना होता है। वह बहन को दुलार कर, माँ को धीरज बंधाकर, दोनों का दायित्व बुआ जी को सौंप कर भारी मन से लौट गया। बुआ जी को कुछ दिनों बाद अपनी छोटी बहन के यहाँ जाना था, पर अब उन्हें यहीं रुकना ज़्यादा ठीक लगा और अब तो वह उन दोनों की ज़रूरत के लिए रुक रही थी। ऐसे हालातों में उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता। इस वक्त यहाँ निश्चिंत होकर रहा जा सकता था, सो वह जाने का विचार त्याग कर दोनों को संभालने के लिए रुक गईं। पिता के शोक में डूबी शिखा को संभालने उसकी सहेलियां भी आ रही थीं, लेकिन बुआ जी उन्हें कोई न कोई बहाना निकाल कर जल्दी लौटा देती थी। शिखा से ज़्यादा देर बात नहीं करने देती। शिखा मन ही मन इन बातों को समझ रही थी। वैसे भी उसने इन दिनों बाहर निकलना काफ़ी कम कर दिया था। चंद्रिका का ध्यान इस तरफ गया तो उसने उसकी सहेलियों को फ़ोन करके बुलाया और शिखा से भी कहा कि वह बाहर निकला करे, वरना भीतर ही भीतर तो और ज़्यादा दुख में डूबी रहेगी। वह जब भी बाहर निकलने लगती, बुआ जी की रोक टोक शुरू हो जाती। वह बिना चंद्रिका की परवाह किए ऊंचे स्वर में कहती, ए लड़की, चुपचाप घर में बैठना सीखो, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सिर से बाप का साया हट गया और भाई नौकरी पर चला गया है। ऐसे में एहतियात से ही रहना पड़ेगा, समझी? मुझे तो वैसे भी लड़कियों की इतनी आज़ादी पसंद नहीं। ये तो अनंत ही था जिसने तुम्हें इतनी शह दे रखी थी। घोड़े की तरह इधर से उधर कूदती फिरती थी। तुम्हें क्या मालूम है कि घर में बाप भाई न हो तो कितनी मुश्किल होती है लड़कियों की। ये शब्दों के कोड़े शिखा के हृदय पर सीधा आघात पहुंचाते। उसकी उदास खामोश आंखों में कामना के कई रंग छलछलाते नजर आते। चंद्रिका बेजुबान और बेजान हो चली थी। अब बुआ जी उसे भी सुनाने से नहीं चूकती। चंद्रिका जब भी अपने हृदय की पीड़ा उन्हें कहना चाहती, बुआ जी बजाय उसे सुनने के अपनी दमदार आवाज़ में कहती, तुम तो यह विधवापन अब भुगत रही हो। मैंने तो इसे बचपन से भोगा है चंद्रिका। खुद अपना ही बोझ अपने कंधों पर लिए घूम रही हूँ, पर क्या मजाल है जो किसी के सामने रोई हूँ। तुम अब तो समझ गई होंगी कि पहाड़ से जिंदगी मैंने कैसे निकाली होगी।
चंद्रिका बेबसी के घूंट पीकर रह जाती। शिखा को लगता कि माँ को उसी की वजह से इतना सुनना पड़ता है, इसलिए वह अपने आप में सिमटने लगी। कातर हो आई आँखों से कभी कभी अपनी विवश और शुद्ध माँ की तरफ देखती है और अपनी कापी किताबें लिए चुपचाप भीतर बैठी रहती है। परीक्षाएं नज़दीक आ चली थीं, इसलिए किसी तरह मन को खींचकर पढ़ने में लगाने की कोशिश करती रहे। पढ़ते वक्त अपनी नोटबुक में वह क्या लिखती रहती है कोई नहीं जानता। बुआ जी और चंद्रिका नहीं जानती कि उसने अपनी कुछ नोटबुक्स के पिछले पृष्ठों पर लिखा है, मैं मर जाना चाहती हूँ। सहेलियों से उसका संपर्क लगभग समाप्त हो चुका था। बुआ जी की खरी खोटी बातें सुनने की सहन शक्ति अब उन लड़कियों में नहीं रही थी। फिर भी कभी कभार आकर वह शिखा से मिल जाती थी और अपनी मूक सहानुभूति व करुणा जता जाती थी। उसे याद आता एक बार उसके पापा ने उसे एक चीनी कहावत बताई थी, उदासी के पंछी को अपने सिर के ऊपर से गुजरने तो दो, पर उसे अपने बालों में घोंसला मत बनाने दो। पर क्या अपना स्वत्व अपने नियंत्रण में होता है? उसने किसी तरह परीक्षाएं दी। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां और सूनी हो चलीं। इक्का दुक्का जो सहेलियां उसके पास आ जाया करती थीं, वो भी अपने माता पिता के साथ बाहर घूमने चली गई थीं। शिखा के दिन रात सिसकियों, हिचकियों और बुदबुदाहटों के बीच निकलने लगे। वातावरण के प्रति किसी भी प्रकार की आत्मीयता और अंतरंगता से खाली। उसके लिए यह कैसी अजीब अनुभूति थी। चारों तरफ चुप्पी ही चुप्पी, चुप्पियों के बीच दम तोड़ता संवाद। संवादहीनता की ऐसी स्थिति में वह खुद से बातें करने लगी थी। उसके इस एकालाप के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। मुस्कुराती जीवंत आंखें बुझ चली थी। उनमें एक अजीब खालीपन समाता जा रहा था, जिसे देखकर यह कहा जा सकता था कि उनमें शिखा की आत्मा का अक्स नहीं झिलमिलाता। उन आँखों में शिखा की पहचान नहीं रही। शब्दों और स्पर्शों को टटोलती बेचैनी जो उसके भीतर साफ देखी जा सकती थी, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। स्नेह, प्यार, ममता, उष्णता, आत्मीयता की रेशमी डोरियां जो उसके चारों तरफ बुनी हुई थी, उन्हें धीरे धीरे काट दिया गया था। अब उसके पीछे से वह अपनी दयनीय स्थिति में झांकती नजर आ रही थी। न जाने कौन कौन सी ध्वनियों को छूने की आकांक्षा पनप पनप कर उसके भीतर छटपटा रही थी। न जाने किस सुगंध को पा लेने की उसमें आकांक्षा थी और वह लालायित हो उठती थी। अब वह अपनी रेसर साइकिल को अपने कमरे के कोने में खड़ा करके उससे बातें किया करती थी। उससे बातें करते हुए कहती है, आप यहाँ खड़ी रहो, ठीक है? खुद वहीं पास में लेट जाती है। कभी कभी उसकी झाड़ पोंछकर धीरे धीरे उसे सहला कर कहती है, बस। खाना परोस कर खाने बैठती है तो खाने से पहले कहती है, बस अब खाना खा लो। खाने के बाद खुद ही खुद से पूछती है, खा लिया? बस। उसका यह बस कहना छोटे बच्चों से बात पूछने जैसा था। कभी कभी सांत्वना देने जैसा होता है। वह उसी लहजे में बोलती है। यह सब कहते वक्त शायद अनजाने ही वह अपनी पेरेंटिंग कर रही होती है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक गहरी अंदरूनी यातना का भाव दिखाई देता है। एक दिन चंद्रिका ने यह सब देखा और सुना। वह भीतर तक सिहर उठी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने शिखा को भींचकर छाती से लगा लिया। बात करने की बहुत कोशिश की, किंतु वह खामोश बनी रही। उसका व्यवहार बर्फ की तरह ठंडा था। चंद्रिका जार जार रो पड़ी। शिखा अब भी उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। चंद्रिका का रोना सुनकर बुआ जी भी शिखा के कमरे में आ खड़ी हुई थी। उन्हें अब तक भी यह समझ में नहीं आया था कि आचार आचरण सिखाने के नाम पर वह शिखा के साथ कितनी ज्यादती कर चुकी हैं। वह सवाल भरी आंखों से माँ बेटी को ताक ही रही थी कि शिखा
सहसा ही छत की तरफ दौड़ी। ऊपर आकाश से एक हवाई जहाज दूर से आता दिखाई दिया। शिखा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंच चुकी थी। पीछे पीछे चंद्रिका और बुआजी भी दौड़ी। दोनों ने आंखें फाड़े देखा जिस वक्त हवाई जहाज उनकी छत के ऊपर से होकर गुजरा। शिखा एक अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर जैसे किसी को टाटा करने लगी। अचानक ही बहुत खुश होकर उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी देखो वह उसमें जा रहा था, उसने मुझसे टाटा भी की थी और जब वह इधर से दोबारा गुजरेगा मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लाएगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था अभी, वह ज़रूर आएगा मम्मा, वह ज़रूर आएगा। चंद्रिका की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। यह थी दीप्ति कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित एक सुंदर रोमांचक कहानी, वह ज़रूर आएगा। यह कहानी मजबूर करती है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और सुंदर कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।